हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय विज्ञान, और ये है कक्षा 8वीं का आपका प्रश्न पत्र। तो आज हम जानेंगे प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न आए हैं उनके हल। तो आइए देखते हैं सारे प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की ओर, जो यहाँ पर दिया हुआ है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्कोहल। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा। तो इसमें ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है पेट्रोल। ठीक है, अब देखते हैं आगे, और यहाँ पर आपका दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 में आप देखिएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम का रिबिन फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। तो जो मैग्नीशियम का जो रिबिन या फीता होता है वह वायु में जलने पर क्या उत्पन्न करता है वह देखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राइट आंसर। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में पौधों और जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विशेष क्षेत्र स्पीसीज। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न क्रमांक आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ है, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। तो लैंगिक प्रजनन में ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, एक नर व एक मादा जंतु भाग लेते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ रिक्त स्थान दिए हुए हैं। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 आपका दिया हुआ है, यहाँ पर काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और खालिस्तान उत्पन्न करता है। तो इसमें आ जाएगा आपका ऊष्मा। दूसरा देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 7 देखिएगा, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो इसमें जो पदार्थ का जो ज्वलन ताप है, जिनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है ना, तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा बहुत बहुत कम। ठीक है, अब 8वां प्रश्न देखिएगा, कागज बचाने का अर्थ है खालिस्तान को बचाना। तो यहाँ जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा पेड़ों को। ठीक है, उसके बाद फिर प्रश्न क्रमांक 9 देखिएगा, वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर मतलब कि अंदर होता है, उससे मतलब वह क्या कौन सा निषेचन कहलाता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंतरिक निषेचन। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 10, लड़कियों में मासिक धर्म चक्र की शुरुआत क्या कहलाती है, मतलब खालिस्तान कहलाती है। तो उत्तर आ जाएगा रजो दर्शन। ठीक है, ये हो गया आपका रिक्त स्थान कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर आपका दिया हुआ है अति लघुत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। ठीक है, जो कि 2 नंबर के हैं। ठीक है, एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। तो हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 में आपका क्या दिया हुआ है। यहाँ पर शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। तो इसका उत्तर देखिएगा यहाँ पर, यह बच्चों को संभावित रूप से जानलेवा बीमारियों के संपर्क में आने से पहले प्रतिरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, देखिएगा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 दिया हुआ है, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, उसका उत्तर हो जाएगा आपका प्रश्न 12 का पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम को हम काला सोना कहते हैं।
ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न 12 का उत्तर कंप्लीट। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 आपका यहाँ दिया हुआ है, कोयले के प्रक्रम द्वारा 3 उपयोगी उत्पाद के नाम बताइए। तो इसका उत्तर देखिएगा, यहाँ पर आपको दिया हुआ है उत्तर, जो 3 उत्पाद हैं वह हो जाएंगे कोक, कोयला और कोलतार और कोयला गैस। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न क्रमांक 14 आपका यहाँ पर दिया हुआ है, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो इसके उत्तर हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपका दिया हुआ है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये हो गया प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15, मरुस्थलीकरण कब होता है। तो इसका उत्तर देखिएगा आप, उत्तर है यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 15 का, मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है, इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर कंप्लीट। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका दिया हुआ प्रश्न क्रमांक 16 दिया हुआ है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में जो गुणसूत्रों की जो संख्या है वह होती है 23 जोड़ी। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 23 जोड़ी। ठीक है, तो यहाँ उत्तर आप लिख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है 17 से लेकर 22 तक का। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 17 देखिएगा, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो उत्तर देखिएगा, फसल के खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर कंप्लीट। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 18, रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन पटाखों के जलने पर तेज आवाज़ होती है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, रसोई गैस का दहन शांत और नियंत्रित होता है, जबकि पटाखों में दहन तेजी से होता है और इसमें गैसें अचानक निकलती है जिससे आवाज़ होती है ना। जो रसोई का जो गैस होता है उसमें LPG गैस होता है ना, और जो पटाखों में जो रहता है उसमें तो पटाखों में बारूद भरा रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसमें तेज आवाज़ आती है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, प्रश्न क्रमांक आपका यहाँ पर 20 दिया हुआ है, मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं, लेकिन दोनों में ही निषेचन की प्रक्रिया या निषेचन की जो क्रिया है वह अलग अलग प्रकार से होती है, क्यों? तो हम उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर ये रहा, मुर्गी में निषेचन आंतरिक होता है, यानी अंडाणु और शुक्राणु का मिलन मादा के शरीर के अंदर होता है। वहीं मेढक में निषेचन बाहरी होता है, जहां अणुओं और शुक्राणु का मिलन पानी में होता है। यह अंतर उनकी जीवन शैली और पर्यावरण के अनुसार होता है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से जरायुज जंतु और अंडप्रेजक जंतु को विभाजित कीजिए। तो यहाँ आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, मानव, मुर्गी, सांप, बिल्ली, कुत्ता, चिड़िया, हाथी, घोड़ा, कौवा, बतख और शुतुरमुर्ग। ठीक है, तो इनमें से हमको अलग अलग इनको विभाजित करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर आपका दिया हुआ है जरायुज जंतु। तो जरायुज जंतु में मानव, बिल्ली, कुत्ता, हाथी और घोड़ा आ जाएगा। और अंडप्रेजक जंतु में मुर्गी, सांप, चिड़िया, कौवा, बतख और शुतुरमुर्ग। ठीक है, तो जरायुज जंतु जो है वह जन्म के समय बच्चे को जन्म देते हैं, और अंडप्रेजक जंतुओं में जो अंडे को जन्म देते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, समझाइए। ठीक है, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर देखिएगा, वायुमंडलीय दाब हमारे चारों ओर उपस्थित वायु के अणुओं द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल वायुमंडलीय दाब कहलाता है। सतह पर वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होता है व ऊंचाई पर जाने से वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तर यहाँ पर कंप्लीट। अब देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, गेहूं की फसल उगाने के इन प्रक्रमों का सही क्रम लिखिए। तो यहाँ पर जो सही क्रम है वो इधर उधर लिखे हुए हैं ना, तो उनको हमको एक क्रम में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले दिया हुआ है कटाई, फिर गेहूं का भंडारण, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, खाद एवं उर्वरक देना, मिट्टी बुआई और मिट्टी तैयार करना। तो हमको इसको एक सीक्वेंस में लिखना है ना। तो हम देख लेते हैं इसका उत्तर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी, उसके बाद बुआई, फिर खाद्य एवं उर्वरक देना, फिर सिंचाई है, फिर खरपतवार है, खरपतवार से सुरक्षा, फिर उसके बाद हमको कटाई करनी पड़ेगी, उसके बाद लास्ट में गेहूं का भंडारण। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तर। तो ये भी आप देख के अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित को हितैषी और हानिकारक सूक्ष्म जीवों में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर भी आपका दिया हुआ है यीस्ट, मलेरिया, परजीवी, लैक्टोबैसिलस, रोटी की फफूंद और राइजोबियम। तो इनको हमें अलग अलग विभाजित करना है, हितैषी कौन है और हानिकारक कौन से सूक्ष्म जीव हैं, है ना। तो आइए देख लेते हैं इसका उत्तर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तरफ है हितैषी और दूसरी तरफ है हानिकारक। तो हितैषी में आ जाएगा यीस्ट, लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम, और दूसरे में आ जाएगा मलेरिया, परजीवी और रोटी की फफूंद। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिएगा, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, विस्तार से समझाइए। तो इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ पर आप देखिएगा, गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 2 गुणसूत्र एक जोड़ी मतलब लिंग सूत्र हैं, जिन्हें एक्स एवं वाई कहते हैं। स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में 1 एक्स तथा 1 वाई गुणसूत्र होता है। युग्मक मतलब कि अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र एवं दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र होता है। यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हो।
एक्स और वाई गुणसूत्र का शुक्राणु और अंडाणु। ठीक है, आप देख सकते हैं ये है मनुष्य का लिंग निर्धारण का डायग्राम। फिर आगे देखिएगा, जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में वाई गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा। तो ये हो गया आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिएगा, पहाड़ों पर वायु दाब कम क्यों होता है, कारण सहित लिखिए। तो इसके कारण और उत्तर हम जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर दिया हुआ है, पृथ्वी पर दबाव सतह की ऊंचाई के साथ बदलता रहता है, इसलिए पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, क्योंकि पहाड़ों पर हवा का दबाव आमतौर पर समुद्र तल पर हवा के दबाव से कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आखिरी क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। अब आगे हम अगले सब्जेक्ट के उत्तर लेके अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।